नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम चर्चा करेंगे आज यहाँ पर दालों के बारे में, जहाँ पर हम जानते हैं कि तुअर को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। पिछले एक साल में करीबन 40% का इजाफा भी यहाँ पर भावों में देखने को मिला है। और सरकार ने अब यहाँ पर कहा है कि वो बाजार से, खुले बाजार से डायनामिक प्राइसिंग पर तुअर खरीदना भी शुरू करेंगे। उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये रह सकता है कि सपोर्ट हम यहाँ पर अवेलेबिलिटी के तौर पर आता हुआ देखें, लेकिन भावों में कुछ बहुत इजाफा यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से लगातार मोजाम्बिक से जो हम तुअर मंगवाते हैं भारतीय बाजारों में, वहां पर लेकर भी दिक्कतें हैं। और अब तो ये भी माना जा रहा है कि कुछ बड़ी कंपनियां जैसे कि रॉयल ग्रुप, ईटीजी, सोपा जैसे नाम यहां पर लीगल प्रोसेसेस में आते हुए नजर आए हैं। जीएमओ को लेकर यहां पर चिंताएं रही हैं, लेकिन क्या है डिटेल में ये स्टोरी और इसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस कैसे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं दीपक पारिक, जो कि फाउंडर हैं हनी बी के, और साथ ही साथ जिग्नेश ठक्कर जुड़े हैं, जो कि ओनर हैं जलाराम ब्रोकर्स के। नमस्कार, आप दोनों का ही शुक्रिया यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। दीपक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, तुअर ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा कंसर्न सरकार के लिए काफी लंबे समय से रहा है। पिछले एक साल में भाव भी बढ़े हैं, लेकिन अब जो नई चिंताएं मोजाम्बिक से निकल कर आ रही हैं, जहां पर कंट्री को तो नुकसान है ही, लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पर कंपनीज को भी उलझते हुए देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपसे पूरी खबर समझना चाहेंगे। मनीषा जी, ये एक्चुअली ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक अच्छी सीरीज बन सकती है इसके ऊपर। इसके अंदर जियोपॉलिटिक्स है, इसमें ह्यूमन इमोशंस हैं, और इसमें डेफिनेटली इकोनॉमिक्स तो है ही। तो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ये ऐसा है कि मोजाम्बिक से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम 3 और ज्यादा 4.25 लाख टन तक तुअर आ सकता है। अब इस समय जब प्राइजेस हाई थी और अगस्त सितंबर के अंदर मोजाम्बिक का अराइवल चालू होना चाहिए था, उस समय वहां के एक ग्रुप ने ये बिकॉज ऑफ प्रीवियस उनका कुछ नेगेटिव रीजंस रहे हैं, राइट। वो वैसे भी इनिशियली भी सोयाबीन के ट्रेड के अंदर भी उन्होंने जीएमओ प्रोडक्ट इंडिया में पुश करने की कोशिश की थी, जो उनके वेसल सीज हो गए थे। तो उनको एक ग्रज था इंडिया के बारे में, और बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने सोचा कि हमने जो भी नुकसान हुआ है सोयाबीन का, वो हम क्या तुअर के अंदर उसको रिकवर कर सकें। और अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया एंड फॉर्चुनेटली फॉर हिम, उनका वहां की गवर्नमेंट के अंदर काफी अच्छा एक्सेस था, और वहां पे उनको सपोर्ट मिला लोअर और मिडिल लेवल के ऑफिशियल्स का, जिसके कारण उन्होंने लिटरली कार्गोज बंद करवा दिए। तो पिजन पी के चाहे कोई भी बड़ी कंपनी रही हो, उनके सारे के सारे कार्गो अनटिल अनलेस उस कंपनी के साथ हाथ जोड़ के विनती करके उनको कोई भी जो मॉनेटरी गेन्स करने थे वो प्रोवाइड करके, जब तक नहीं छोड़ा गया जाए तब तक उन्होंने इंश्योर किया कि पिजन पी मोजाम्बिक से नहीं निकले। नाउ इसको अगर हम देखा जाए फ्रॉम पर्सपेक्टिव फ्रॉम इंडिया, राइट, मोजाम्बिक 2016 में विद द विजनरी लीडरशिप ऑफ मोदी जी, हु अंडरस्टूड कि हमको अफ्रीका पे डिपेंड रहना पड़ेगा पल्सेस के लिए। सो हमने आउट ऑफ द वे जाके कि मोजाम्बिक के किसानों का भी इसमें फायदा हो और भारत की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी थोड़ी सुधरे, उसके लिए हमने उनके साथ 2 लाख टन का एक एमओयू साइन किया। और जब हमको जब उनकी जरूरत पड़ी कि जब हमारे यहाँ पिजन पी की और तुअर की क्रॉप जो कम हुई कि हमको मोजाम्बिक सपोर्ट करेगा, उसी टाइम ये इस ग्रुप ने, राइट, अपना कॉन्टेक्ट यूज करके बहुत परेशान किया हिंदुस्तान को। और सिर्फ हिंदुस्तान की ट्रेडर्स को परेशान नहीं किया, करीब करीब आप मानेंगे नहीं 120 से 130 करोड़ का डिफॉल्ट्स हुए हैं, राइट, मार्केट के अंदर बिकॉज ऑफ मोजाम्बिक। और अगर हम देखें कि अगस्त सितंबर के बाद प्राइस कुछ कम होने चाहिए थे बिकॉज मोजाम्बिक का अराइवल आना चाहिए था। वहां जब 3 लाख टन अराइवल नहीं आता है, तो इस देश की जनता ने करीब करीब $100 मिलियन का नुकसान किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ one person trying to play as a deal breaker, right? इसके अंदर हमको एक चीज और समझने की जरूरत है कि भारत ने अफ्रीका के लिए बहुत कुछ किया है। इनफैक्ट आपसे मैं कई बार इस पे बात कर चुका हूं कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में लाने के लिए हमने बहुत मेहनत की थी। और मोजाम्बिक जैसी कंट्री को अगर बाकी अफ्रीकन कंट्री सपोर्ट करती हैं, उनके ये जो रॉन्ग ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं कि विद कन्वेंस ऑफ वन ट्रेडर टू कीप अ वेरी गुड फ्रेंड लाइक इंडिया एट रैंसम, आई बिलीव इसका थोड़ा रिटेलिएशन होना चाहिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट विद फोल्डेड हैंड्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट आई बिलीव मोजाम्बिक का जो तुअर ट्रेड है, वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिल द एमओयू, और उसके बाद हमको ये इंश्योर करना है कि हम उस ओरिजिन के ऊपर भी डेफिनेटली पेनल्टीज और उस तरह के एक्शंस लें कि अगली बार कोई भी देश इस तरह की चीज हिंदुस्तान के साथ करने के लिए 2 बार सोचे।
दीपक जी, जैसे आपने कहा कि चिंताएं एज ऑफ नाउ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं और जब भारत को ज़रूरत है एज नेवर बिफोर, क्योंकि हमने देखा है प्राइसेस बढ़ते हुए, हमने देखा है सरकार की तरफ से कितने सारे स्टेप्स उठाए गए, चाहे वो इंपोर्ट्स को लेकर है, चाहे वो स्टॉक लिमिट्स है, चाहे वो स्टॉक होल्डिंग्स यहाँ पर मैंडेटरी बताना, यानी तुअर को लेकर काफ़ी सारी चिंताएं हैं। और हर कॉन्वर्सेशन जो हमने यहाँ पर दालों के बारे में की है, मोज़ाम्बिक का यहाँ पर जिक्र हुआ ही है। अब जब ये हम देख रहे हैं और जैसे आपने कहा काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज के यहाँ पर नाम हमने आते हुए देखे हैं, जीएमओ पुश, काफ़ी सारी कंसर्न्स यहाँ पर रही हैं। अब इसके आपने सॉल्यूशन भी ऑफ कोर्स यहाँ पर बताया, लेकिन एक नियर टर्म इंप्लीकेशन क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? मैम, नियर टर्म इंप्लीकेशन इमीडिएट तो नहीं आएगा, बिकॉज इंडिया के अराइवल्स चालू होने वाले हैं, बर्मा में अच्छी क्रॉप है, लेकिन हम जैसे जैसे अगस्त की तरफ जाएंगे हमारी इस बार की क्रॉप शॉर्ट है, राइट। अगर हम मोजाम्बिक को सही तरीके से डील नहीं करते हैं, सो हम दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी जहां पे शायद कोई बड़ा ट्रेडर होगा जिसके ऊपर गवर्नमेंट का एक्सेस होगा, वो भी इस तरह की चीजें कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको ध्यान होगा कि हमने बात की थी कि बर्मा में होर्डिंग हो रही है, मैंने आपको कहा था ये बर्मा में नहीं अफ्रीका में हो रही है, राइट। सो यही मोजाम्बिक, उस टाइम मैंने आई वाज नॉट हैविंग प्रूफ, सफिशिएंट प्रूफ, सो मैंने आपको इशारों में बताया था कि अफ्रीका के ट्रेडर्स कर रहे हैं। अब तो लाइक पूरी दुनिया को पता है वहां पे लिटिगेशंस हो रहे हैं, केसेस हो रहे हैं, एक दूसरे के माल को सीज किया जा रहा है, गोडाउन में घुस के सामान को लेके एक जना बोल रहा है कि चोरी हो रही है, दूसरा बोल रहा है कि नहीं मेरे को तो गवर्नमेंट ने डिग्री दी। सो ऑल दिस कंफ्यूजन को अगर हमको अवॉइड करना है, सो वी हैव टू एंश्योर कि दैट कुछ ना कुछ हम स्टेप, बड़े स्ट्रिंजेंट स्टेप लें एट द डिप्लोमेटिक लेवल एंड एट द आल्सो लाइक आई थिंक दिस थिंग शुड बी रेज्ड एट WTO लेवल बाय इंडिया, कि इस तरह की चीजें नहीं की जा सकती। और स्पेशली व्हेन क्या आप पूरी कंट्री को आप उसकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को एक रैंसम पे रख सकते हो, बिकॉज उस कंट्री ने आप पे ट्रस्ट किया। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने उन पे ट्रस्ट किया था, हमने उनको 2 लाख टन का MOU करके दिया, उनके किसान का भला हो हमने ये सोचा, और आज हम व्हाट वी आर गेटिंग केक ऑन आवर फेस व्हिच इज नॉट एप्रिशिएबल। जिग्नेश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि क्लियरली जो भी कुछ अब हो रहा है और जैसे लिटिगेशंस हैं, लीगल प्रोसेसेस यहाँ पर जारी हैं, जिसका एक इम्पैक्ट हमने यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में इन सेंस ऑफ सप्लाईज भी आता हुआ देखा है, आप कैसे देखते हैं इसको, बिकॉज आप भी इसका एक पार्ट एंड पार्सल रहे? नमस्कार मैडम जी। ये जो लोग मोजाम्बिक में जो अभी कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल गलत हो रहा है। ये इंडियन जो स्टॉक नहीं है, और इनको मालूम है कि यहाँ पे इंडिया में स्टॉक भी नहीं है, तुअर भी नहीं है, और आने वाला जो क्रॉप है, न्यू क्रॉप, वो भी शॉर्ट है। तो ये लोग इसके साथ, इंडिया वाले भी कुछ लोग इनके साथ मिले हुए हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये जो मोजाम्बिक के जो लोग हैं ना, इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। उनकी जो कंपनी है, इनको इधर बैन करना चाहिए। और इन लोगों ने, हम लोग जब मोजाम्बिक गए थे तो हमारे साथ मोजाम्बिक में हमको बहुत ज्यादा पैसा लिया है हमारे से, और हमको बहुत परेशान भी किया हुआ है। तो आपने बड़ी रकम हमसे जी। तो जिग्नेश जी, जैसे आप कह रहे हैं कि काफी सारी दिक्कतें यहाँ पर मोजाम्बिक के साथ चल रही हैं, और आप क्योंकि एक आप ब्रोकर भी कर रहे थे यहाँ पर डील्स यहाँ पर, तो आपने फिर क्या कदम उठाए हैं यहाँ पर? मैडम, हमने तो कुछ कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि ये लोग, हमारा क्या है कि ब्रोकरों का कोई यूनियन नहीं है। जो जैसे 10 ब्रोकर है तो 2 ब्रोकर हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते। हमने बोला कि तुम तुम्हारी ब्रोकरेज के लिए सब काम कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक यूनियन होना चाहिए। आज दूसरी चीजों में यूनियन है। तो अभी जिस तरह की चिंताएं हैं जिग्नेश जी, क्या निकाल है, कहां पर हम खड़े हैं, आपको क्या लगता है क्या कुछ किया जाना चाहिए कि ये सॉर्ट हो सके? मैडम, ये तो देखो अपने की, मेरे हिसाब से तो अपने को जो क्रॉप है वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ही आना चाहिए, या तो इंडियन गवर्नमेंट इधर की कंपनियों को लाइसेंस देवे। जो 2 लाख टन का MOU है, तो 2 लाख टन का अपने कोई इंडियन कंपनी जो इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है वहां से, उनको ही लाइसेंस मिलना चाहिए मेरे हिसाब से तो। तो एज ऑफ नाउ जिग्नेश जी, जहां पर जो ये सिचुएशन खड़ी है, आप क्या देखते हैं निकलता हुआ? ऑफ कोर्स आपने कहा, दीपक जी ने भी कहा कि गवर्नमेंट लेवल पे यहाँ पर कुछ होना चाहिए, लेकिन जब तक वो होता है और जिस तरह की ट्रस्ट है दोनों कंट्रीज में, जिस तरह की रिलेशनशिप्स हैं, कैसे आप देखते हैं आगे अब तुअर का बिजनेस होता हुआ? नहीं मैडम, ऐसा रहा तो बिजनेस होना ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमको तो ब्रोकर को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि पार्टी जो हमको माल सेल करती है वो वहां से लोड नहीं होता है, तो पार्टी को भी नुकसान है। उनका बहुत सारा पैसा वहां पे फंसा हुआ है, जो 15,000 टन 20,000 टन की बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और ये लोग वहां पे माल खरीद के हमने रखा है, तो वहां का कोई निकाल नहीं हो पा रहा है। कोई पार्टी ने तो 25,000 टन 30,000 टन 50,000 टन तक माल रखा हुआ है, और उन्होंने इंडिया में सेल किया हुआ है। तो इंडिया को मेरे हिसाब से तो 100-125 करोड़ का नुकसान हो चुका है। जो इंडियन छोटे छोटे बायर है वो नुकसान चुका रहे।
तो इनके ऊपर तो बहुत बहुत बड़ा कुछ ना कुछ निकाल लाना चाहिए। गवर्नमेंट अगर नहीं इन्वॉल्व होती है तो ये हमारे लोगों को, छोटे लोगों को बहुत बड़ा नुकसान है मैडम। तो एज ऑफ नाउ जिस तरह की जिग्नेश जी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, उसमें इंडिया का क्या स्टैंड है? नहीं मैडम, इंडिया का तो कोई मेरे को आइडिया नहीं है इतना, पर इंडिया को कुछ ना कुछ बड़ा इसमें कुछ करना चाहिए। अगर कुछ नहीं करेंगे तो हमको, इंडिया देश के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी है। दीपक, आप कैसे देखते हैं ये पूरी हम सिचुएशन? आपने हमें पूरा मामला तो समझाया, लेकिन जैसे जिग्नेश जी से समझ में आ रहा है कि एज ऑफ नाउ हमारी तरफ से यहाँ पर कोई कुछ नहीं किया गया है। जो भी कुछ हो रहा है मोजाम्बिक में हो रहा है, जो भी लिटिगेशंस वगैरह हैं वहां पर हैं, तो इंडिया इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है एज ऑफ नाउ, और बाकी कंपनीज क्या कर रही हैं? इसमें मनीषा, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि गवर्नमेंट का एक डिप्लोमेटिक लेवल पे ही वो अप्रोच कर सकते हैं। करेक्ट। राइट। आज हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारे लीगल जो भी सिस्टम है उसमें कोई भी बाहर का देश आके इंटरफेयर करे। सो गवर्नमेंट इज ऑन ऑन अ डिप्लोमेटिक एफर्ट, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ये सारी चीजें की है, एट ऑल द लेवल्स की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि मोजाम्बिक की गवर्नमेंट हाईएस्ट लेवल पे तो हमारे सपोर्टिव है, लेकिन जो मिडिल और लोअर लेवल के जो ऑफिशियल्स और ब्यूरोक्रेसी वहां पे है, राइट, वो थोड़ा चैलेंज क्रिएट कर रही है। तो दीपक, आपको भी लगता है कि आगे जाके जो टूर का काम करते हैं हम उस कंट्री के साथ कुछ खटाई में पड़ सकता है? नहीं, मैं तो मनीषा जी, आई डोंट मिन्स माय वर्ड्स, राइट। वी विल हैव टू बैन द ओरिजिन ऑफ मोजाम्बिक इन टूर एंड एनी अदर पल्सेस, राइट, एंड वी हैव टू टीच देम अ लेसन इन अ सेंस के दैट यू कैन नॉट ये आप समझिए, आज भारत देश जो है आपको ऑलिव ब्रांचेस दे रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, आज अफ्रीका के लिए लड़ रहा है। मोदी जी इज नाउ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, इज जस्ट नॉट लीडर ऑफ इंडिया, राइट। उसके बावजूद भी अगर आप एक छोटे से देश के अंदर, और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट द पर्सन बिहाइंड ऑल दिस गेम, राइट, ही इज हैविंग ओरिजिन ऑफ आवर नेबर कंट्री व्हिच इज द एनिमी टू अस, राइट। तो इसमें बहुत दूसरे कई तरह के तार जुड़े हुए हैं। उसके लिए आई थिंक एक ही सोल्यूशन है कि वील हैव टू बैन द ट्रेड ऑफ पल्सेस विद मोजाम्बिक ऑन इमीडिएट I'm saying basis, so that अफ्रीका की जो दूसरी कंट्रीज हैं वो ज्यादा उगाएंगी। एट द सेम टाइम they'll also understand not to play games with India, and I think अगस्त में हमारे पास अच्छा तुअर मलावी, केनिया और तंजानिया से आ सकता है। मोजाम्बिक need to be taught a lesson immediately. ऑलराइट, तो शायद कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चरल पोजिशनल चेंजेस करने पड़ जाएं, जिस तरह की सिचुएशन एज ऑफ नाउ है, जहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम यहाँ पर बीच में आते हुए नजर आए हैं, जिसकी ऑफ कोर्स सीएनबीसी आवाज़ के पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ्स भी हैं। लेकिन जैसे हमने बाजार के पार्टिसिपेंट से यहाँ पर सुना कि दिक्कतें हैं, आगे जाकर नियर टर्म में यहाँ पर सप्लाई इंप्लीकेशंस हो सकते हैं और शायद कोई लॉन्ग टर्म स्टेप्स भी यहाँ पर लिए जाने चाहिए। दीपक जी, जिग्नेश जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ निकलने के लिए, और ऑफकोर्स वो बहुत ही डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए भी। कमोडिटी 360 डिग्री और हम फोकस कर रहे हैं आउटलुक 2024 पर, और अब हम बात करेंगे स्पाइसेस की। दरअसल 2023 तो स्पाइसेस के लिए काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, लेकिन 2024 में कैसी रहेगी चाल, कैसा रहेगा मोमेंटम, किन स्पाइसेस पर करना है आपको फोकस, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी, प्रतिविन मार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। और अगर हम स्पाइसेस के पैक की बात करें तो एक एक करके बातचीत करेंगे। पहले बात करेंगे जीरे की, जो कि मोस्ट वॉलेटाइल स्पाइस रहा है 2023 में। हालांकि अगर स्पाइसेस पैक में हमने बाइंग एमर्ज होते हुए देखी तो वो जीरे से ही एमर्ज होते हुए देखी थी, और ये खरीदारी 2022 से आना शुरू हुई थी, जो कि जीरे के बाद टर्मरिक, और फिर हमने थोड़ी बहुत बाइंग कोरिएंडर में भी आते हुए देखी। लेकिन अगर हम जीरे की बात करें तो जीरे की तेजी की बदौलत ही स्पाइसेस का पैक किसी प्रेशियस कमोडिटी से कम नहीं रहा है, जिस तरीके के रिटर्न्स 2022 में आते हुए दिखाई दिए हैं। 2023 हालांकि सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल जीरे के लिए ही रहा है। अब यहाँ से क्या है फर्दर क्यूज अगले साल के लिए और कैसी रहेगी चाल, इस पर करते हैं बात। मनोज जी नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी राय जीरे पर। 2022 में मोस्ट रिटर्न देने वाला स्पाइस रहा जीरा, लेकिन मोस्ट वॉलेटाइल भी रहा 2023 में। अब आगे के लिए क्या क्यूज रहेंगे 2024 के लिए, और कैसी चाल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नमस्कार दीपाली जी, बिल्कुल आपने काफी विस्तार से बताया। जीरा जो एक प्रीशियस हम कह सकते हैं कि स्पाइस जो है पिछले 2 साल में रहा है। 2021 अगस्त के आसपास से जो तेजी बनना शुरू हुई थी लगभग 13,000 के स्तर से, तो हमने यहाँ पे जो सितंबर 2023 में 64,000 तक कीमतों को जाते हुए देखा, और जो लो से जो तेजी शुरुआत हुई थी वहां से इस कमोडिटी ने लगभग 390% रिटर्न्स जो है लगभग 2 वर्षों में दिए थे। ये साल काफी ज्यादा वोलेटाइल रहा, हमने लाइफ टाइम हाई 64,000 के बनते हुए देखे, और उसके बाद फिर कीमतें अभी यहाँ लगभग 36,000 के नीचे जो है ट्रेड कर रही है। बावजूद उसके वर्ष 2023 में भी अभी तक यहाँ जीरा
लगभग 15% के पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो वर्ष 2024 जीरे के लिए काफी वोलेटाइल रहेगा। निश्चित तौर पे यहाँ पे फंडामेंटल के रूप में अगर बात करें तो सोइंग के जो नंबर्स है वो काफी इंकरेजिंग है, और अब यहाँ काफी कुछ जो फाइनल जो क्रॉप रहेगा वो यहाँ पे मौसम के आधार पर जो है डिपेंड करेगा। तो हमारा मानना है कि वर्ष 2024 जो है वो वोलेटाइल ईयर रहेगा जीरे के लिए। बड़ी तेजी की संभावनाएं अभी इस कमोडिटी में इस साल नहीं लगती है। हाँ, अगर मौसम में कुछ गड़बड़ होती है तो फिर एक तेजी देखने को मिल सकती है, नहीं तो हमारा मानना है कि यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर कीमतों में दबाव ही रहेगा। अब 40,000 यहाँ पे एक बड़ा जो है रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि कीमतें एक बार 35,000, और अगर यहाँ पे जिस हिसाब से सोइंग हुई है वो क्रॉप यहाँ पे जो है कन्वर्ट होकर के आती है तो फिर हम शायद यहाँ 32,000 तक भी कीमतों को जाते हुए देखें। ओके, दिनेश जी आपकी राय क्या है? जैसे मनोज जी ने भी कहा कि बेटर स्विंग नंबर्स गुजरात राजस्थान से आते हुए दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि फ्यूचर्स तो अगर मार्च वायदा देखेंगे तो 30,000 के नीचे तक हमने ट्रेड होते हुए देखा है जीरे का। दूसरी तरफ एक्सपेक्टेशंस ये भी है कि शायद थोड़ा सा सपोर्ट मिले, क्योंकि जनवरी ऑनवर्ड्स कुछ डिमांड भी और फर्दर इम्प्रूव हो सकती है। आपको क्या लगता है पूरा साल भर कैसे रह सकते हैं भाव, और अगर हम नियर टर्म की बात करें तो क्या राय है जीरे पर? अगर मैं 2023 की बात करूं तो एकमात्र ऐसी कमोडिटी थी जो 30,000 का 65,000 रुपया हुआ, और 3 महीने में, पिछले 2-3 महीने में ये 65,000 का दोबारा 35,000 हो चुका है। अगर एनुअल आउटलुक की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि मैं मार्च कॉन्ट्रैक्ट को मद्देनजर रखते ही अपना एनुअल आउटलुक बताऊं। हाल फिलहाल इस रेट में भी मुझे लगता है कि जो प्रेशर दिख रहा है, जो हिसाब से सोइंग फिगर जिसके बढ़कर आए 100% गुजरात में और कम से कम 30 से 40% राजस्थान में इसकी सोइंग बढ़कर है। फसल के जो आकलन है करीब करीब 90 लाख बोरी की आकलन हो रही है। दो अभी वेदर का कंसर्न हमने मद्देनजर नहीं रखा है। इस बात को देख के ऐसा लगता है कि बाजार एक बार और थोड़ा सा डिप ले सकता है, लेकिन जो इसमें सकारात्मक या पॉजिटिव चीज एक ही है कि पूरा वर्ल्ड अभी जीरे से खाली है। कैरी फॉरवर्ड जो हमारे यहाँ 20-25 लाख बोरी हुआ करता था वो महत्तर 4 से 5 लाख बोरी ही कैरी फॉरवर्ड रह सकता है, जो एक मार्केट को एक सपोर्टिव फैक्टर रह सकता है। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि मार्च कॉन्ट्रैक्ट एक बार 26,400 का लेवल टेस्ट कर सकता है। 26,400 में सबको मैक्सिमम जो ट्रेडर्स है, किसान है, जो भी खाली बैठे हैं, माल जो पाइपलाइन खाली रही है, वो निश्चित तौर से बाइंग करने के हिसाब से आएंगे। रमजान की डिमांड भी आएगी, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि मार्च कॉन्ट्रैक्ट दोबारा 34,000 का लेवल देखा जा सकता है। तो 26,400 से 34,000 की प्राइजेस मुझे लगता है 2024 की रेंज। ओके, ठीक है, तो एक रेंज मिली है 26,000 से 34,000 के बीच में भाव रह सकते हैं। वहीं अगर टर्मरिक और कोरिएंडर की बात करें मनोज जी, तो टर्मरिक तो इनफैक्ट हॉट कमोडिटी रही है। स्पाइसेस के पैक में 70-72% के रिटर्न्स आते हुए दिखाई दिए हैं। एक्सपेक्टेशंस थी कोरिएंडर चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली रिटर्न्स नेगेटिव रहे 2023 के लिए। क्या आउटलुक इन दोनों कमोडिटीज पर 2024 के लिए? 24 में निश्चित तौर पे ये दोनों कमोडिटी बेहतर करती हुई नजर आएगी। फंडामेंटल भी पॉजिटिव है, और सोइंग में भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि टर्मरिक एक अच्छी कमोडिटी रहेगी 2024 में। यहाँ पे 13,850 के स्तर पर बाइंग की सलाह रहेगी हमारी। जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक स्टॉप लॉस जो लगाना है 13,100 का लगाना है, और 15,650 पहला लक्ष्य रहेगा, और उसके ऊपर अगर कमोडिटी चलती है तो 16,500 तक के भी स्तर हम देख सकते हैं। वहीं कोरिएंडर में भी एक यहाँ पे निचले स्तरों पर अच्छी बाइंग जो है वो देखने को मिल सकती है। 7,000 के स्तर के आसपास ये कमोडिटी में बाय करना चाहिए 2024 के लिए। 6,440 का स्टॉप लॉस रखें, 8,200 से 8,500 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। दिनेश जी, संक्षेप में टर्मरिक और कोरिएंडर में से किसी एक पर बेट करना हो 2024 के लिए तो आपकी पिक क्या रहेगी? इनफैक्ट दोनों पर बेट करना पसंद करूंगा मैं। 50-50%। 7200 का धनिया बिल्कुल लेने जैसा है। 8800 इसमें अपसाइड देखा जा सकता है साल के अंत तक। और टर्मरिक मुझे लगता है कि 13,600 के आराम से 13,600 के आसपास बाय की जा सकती है। ऊपर में 18,000 से 20,000 के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। ओके, तो टर्मरिक और कोरिएंडर रहेंगी हॉट स्पाइस कमोडिटीज 2024 के लिए। जीरा रह सकता है वॉलेटाइल, लेकिन अगर कहीं कमाई होगी तो वो कोरिएंडर और टर्मरिक में बन सकती है। ये हमें आउटलुक मिला है स्पाइसेस पर। शुक्रिया मनोज जी और दिनेश जी दोनों का ही शो में आने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।